रिलायंस स्नैक सेक्टर में एंटर कर रहा है। रिलायंस ने हाल ही में 2 नए ब्रांड्स स्नैकटेक और एलन ब्यूगल्स को इंडिया मार्केट में लॉन्च किया है एंड ये स्नैक्स मार्केट को डिसरप्ट कर सकता है। इंडिया का स्नैक सेक्टर अराउंड 80,000 करोड़ का है और ये सेक्टर काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है। एक्सपेक्टेड है कि ये सेक्टर नेक्स्ट 3 इयर्स में 11% के CAGR से बढ़ेगा एंड 1.2 लाख करोड़ का हो जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की बात करें तो हल्दीराम, ITC का बिंगो, पेप्सी का लेज, गोइंका ग्रुप का 2 यम, ब्रिटानिया, बीकाजी, प्रताप स्नैक्स का येलो डायमंड, गोपाल स्नैक्स, बालाजी वेफर्स, ये सारे नाम याद आते हैं एंड इनसे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ न्यूज़ आ ही रहा है। जैसे अभी हाल ही में प्रताप स्नैक्स के एक्विजिशन की बात चल रही थी। हल्दीराम भी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक्सप्लोर कर रहा है। बेसिकली इस सेक्टर में बहुत हलचल है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए हमने इस पर रिसर्च स्टार्ट की एंड हमें जो जो समझ आया वो हम आपको डिटेल में आराम से एक्सप्लेन करेंगे। आप अपना पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाओ, इनसाइट्स नोट कर लो। सोर्सेज मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, बेसिक्स अबाउट द स्नैक सेक्टर, जिसमें हम स्नैक सेक्टर के सेगमेंट समझेंगे और ये समझेंगे कि स्नैक्स कंपनीज में कौन से कॉस्ट्स मेजर होते हैं। हम ये भी देखेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट कैसा है एंड टॉप प्लेयर्स का मार्केट शेयर और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। सेकेंड सेगमेंट में हम देखेंगे कुछ पॉपुलर स्नैक्स कंपनीज एंड उनकी स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि रिलायंस जैसे न्यू एंट्रेंट का गेम प्ले क्या हो सकता है एंड फाइनली आज के लास्ट सेगमेंट में हम स्नैक सेक्टर के फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो में बहुत सारे इंसाइट्स हैं तो लास्ट तक बने रहना। शुरू करते हैं। स्नैक सेक्टर में 57% ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को भी एनालिस्ट 2 सब सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रेडिशनल स्नैक्स एंड वेस्टर्न स्नैक्स। वेस्टर्न स्नैक्स तो हो गए आपके चिप्स, वेफर्स, नाचोस वगैरह, और ट्रेडिशनल स्नैक्स हो गए नमकीन, भुजिया, मिक्सचर्स, गाठिया और मठरी। अभी करंटली 51% ऑफ इंडियाज ऑर्गेनाइज्ड मार्केट इज वेस्टर्न स्नैक्स, बाकी ट्रेडिशनल स्नैक्स 49% है। दोस्तों ध्यान देना कि ये हम सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की बात कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में नो डाउट ट्रेडिशनल स्नैक्स ही रूल कर रहे होंगे। जहां पेप्सिको का लेज वेस्टर्न स्नैक्स मार्केट डोमिनेट करता है, वहीं ट्रेडिशनल स्नैक्स मार्केट हल्दीराम डोमिनेट करता है। क्योंकि दोनों ही सेगमेंट्स इंपॉर्टेंट एंड बड़े हैं, रिलायंस ने भी 2 डिस्टिंक्ट ब्रांड्स के साथ स्नैक सेक्टर एंटर किया है। पहला है स्नैकटेक, जिसके थ्रू वो भुजिया, नमकीन वगैरह सेल करेंगे एंड दूसरा है एलन ब्यूगल्स, जिसके थ्रू वो कॉर्न चिप्स सेल करेंगे। एलन ब्यूगल्स बेसिकली एक अमेरिकन कंपनी का ब्रांड है। जनरल मिल्स इस ब्रांड को ओन करती है। जनरल मिल्स वही कंपनी है जो हैगेनदास आइसक्रीम और पिल्सब्यूरी जैसे ब्रांड्स ओन करता है। तो रिलायंस इसी कंपनी का ये एलन ब्यूगल्स चिप्स वाला ब्रांड इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। रिलायंस किन मार्केट्स पे फोकस करेगा ये अभी कहना मुश्किल है, बट उनकी स्ट्रेटेजी में नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया जरूर होगा, क्योंकि 65 से 70% स्नैक्स का डिमांड मेजरली नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया से आता है, स्पेशली यूपी, महाराष्ट्र, MP, गुजरात एंड दिल्ली से। बट एक स्नैक्स ब्रांड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो क्या चीज़ है जो एक स्नैक्स ब्रांड को सक्सेसफुल बनाती है? आई थिंक 2 चीज़ें हैं, टेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले आता है टेस्ट, और टेस्ट आता है प्रिपरेशन से। जितने अच्छे इंग्रेडिएंट्स, जितना अच्छा रेसिपी, उतना अच्छा टेस्ट एंड उतना ही पॉपुलर ब्रांड। एंड टेस्ट में कंसिस्टेंसी रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इन टेस्ट आता है कंसिस्टेंसी इन रॉ मटेरियल से। आप ही सोचो, खाना अगर सनफ्लावर ऑयल की जगह ऑलिव ऑयल में बने तो टेस्ट में डिफरेंस आएगा ना। सेम ही लॉजिक स्नैक्स ब्रांड के लिए भी ट्रू है एंड स्नैक्स स्पेस में ये रॉ मटेरियल वाला प्रॉब्लम आता ही है, स्पेशली जब कंपनी बड़ी होने लगती है। जब ऑपरेशंस छोटे होते हैं तो रॉ मटेरियल्स लोकली सोर्स हो जाते हैं, टेस्ट में बहुत फर्क नहीं आता। बट एज अ कंपनी स्केल्स, उसकी सोर्सिंग को भी स्केल करना पड़ता है, वरना टेस्ट चेंज हो जाता है। एंड जितनी भी कंपनीज स्नैक स्पेस में बड़ी हुई है, इनफैक्ट फूड स्पेस में बड़ी हुई है, उन्होंने रॉ मटेरियल सप्लाई पे बहुत फोकस किया है। लेज का एग्जाम्पल लेते हैं। लेज अपने पोटैटोज डेजिग्नेटेड फार्मर से ही लेता है बेस्ट क्वालिटी इंश्योर करने के लिए, एंड वो क्वालिटी को लेके इतने ऑब्सेस्ड हैं कि उन्होंने सही क्वालिटी ना मिलने पर इंडिया में फार्मर्स पे ही केस कर दिया था। सही किया कि गलत किया पता नहीं, बट ये रॉ मटेरियल के इंपॉर्टेंस को प्रूव करता है। नंबर्स की बात करें तो रॉ मटेरियल और पैकेजिंग कॉस्ट ही स्नैक्स ब्रांड का हाईएस्ट कॉस्ट होता है, अराउंड 65 to 70% ऑफ टोटल कॉस्ट। प्रताप स्नैक्स का ये कॉस्ट करीब 68% है, वहीं गोपाल स्नैक्स का ये कॉस्ट 76% ऑफ टोटल कॉस्ट है। स्नैक्स बनाने के लिए मेनली 5 से 6 रॉ मटेरियल यूज होते हैं, एडिबल ऑयल, पोटैटोज, कॉर्न,
पल्सेस, ग्रेन्स और स्पाइसेस। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स एट द एंड ऑफ द डे कमोडिटीज ही हैं। इनका प्राइस थोड़ा भी बढ़ता है तो कंपनीज के प्रॉफिट्स पे एक मेजर प्रेशर डालता है। इन्फ्लेशन एंड जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं। वेजिटेबल ऑयल का एग्जाम्पल लेते हैं। हम वेजिटेबल ऑयल के लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं और इसका भी 60% तो सिर्फ पाम ऑयल इंपोर्ट्स है। ऑलमोस्ट सारे कंपनीज ने अपने अपने एनुअल रिपोर्ट्स में एक्नॉलेज किया है कि बढ़ता इन्फ्लेशन उनके लिए एक मेजर प्रॉब्लम है। पाम ऑयल के प्राइसेस 2019 से 2024 तक 50% बढ़ गए। कॉर्न के प्राइसेस भी पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट 60% बढ़े हैं। इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंपनीज कोशिश करती है कि वो क्रॉप सीजन में ही बल्क रॉ मटेरियल्स खरीद ले और फिर उन्हें कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स में रख ले। इससे वो प्राइस फ्लक्चुएशन से भी बच जाते हैं, प्लस उनका क्वालिटी भी कंसिस्टेंट रहता है। गोपाल स्नैक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। गोपाल स्नैक्स कुछ रॉ मटेरियल्स जैसे कि बेसन और मसाले इन हाउस ही बना लेता है, जस्ट टू इंश्योर कि क्वालिटी खराब ना हो एंड सप्लाई कंसिस्टेंट रहे। इंटरेस्टिंगली, रिलायंस का ब्रांड गुड लाइफ ऑलरेडी कई सारे रॉ मटेरियल्स ट्रेड करता है। पल्सेस, एडिबल ऑयल्स, राइस और स्पाइसेस में इनकी काफी अच्छी पकड़ है। तो रिलायंस कैन सिंपली इंटीग्रेट दीज रॉ मटेरियल्स फॉर इट्स न्यू स्नैक्स ब्रांड। कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए स्नैक्स कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी स्ट्रेटेजिकली सेटअप करती है ताकि रॉ मटेरियल्स इजीली एक्सेसिबल हो। जब हमने बीकाजी, प्रताप स्नैक्स और गोपाल स्नैक्स के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़े तो हमें एक पैटर्न दिखा। इन तीनों कंपनीज के खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स में हैं। मेक्स सेंस ऑल्सो। रॉ मटेरियल सप्लाई और कस्टमर डिमांड दोनों ही कुछ 4-5 स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। पल्स का सप्लाई साइड देखें तो इंडिया के टोटल पल्स प्रोडक्शन का 64% सिर्फ 4 स्टेट्स में होता है, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड यूपी। पोटैटोस का भी प्रोडक्शन मेजरली 6 स्टेट्स में होता है, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात, एमपी एंड पंजाब। ये 6 स्टेट्स इंडिया के टोटल पोटैटो प्रोडक्शन का 90% कंट्रीब्यूट करते हैं। इन लोकेशंस में फैक्ट्रीज लगाने से कंपनी को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचता है एंड क्योंकि स्नैक्स पेरिशेबल होते हैं तो कंपनीज के लिए ये जरूरी है कि फैक्ट्रीज कंज्यूमर से भी बहुत दूर ना हो। जितना कम डिस्टेंस उतना कम कॉस्ट और फास्टर डिलीवरी टाइम्स। एंड फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करने के लिए उनकी हेल्प डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स करते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी स्नैक्स ब्रांड के लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड होता है डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, आईटीसी ने अपने सिगरेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के दम पे बिंगो को सेकंड मोस्ट पॉपुलर पोटैटो चिप्स ब्रांड बना दिया है। स्नैक्स स्पेस में ना प्लेयर्स के पास 5-6 मेजर चैनल्स होते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट। चार्ट देखो, ट्रेडिशनल स्नैक्स और वेस्टर्न स्नैक्स दोनों में ही ग्रोसरी स्टोर सबसे कॉमन सेल्स चैनल है। उसके बाद आते हैं पान शॉप्स जो 11 से 12% कंट्रीब्यूट करते हैं। भले ही ई कॉमर्स का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन ई कॉमर्स करंटली कंट्रीब्यूट्स टू ओनली 1% ऑफ द टोटल सेल्स इन द स्नैक सेक्टर। एंड क्योंकि ग्रोसरी स्टोर सेल्स कंट्रीब्यूट अराउंड 70% ऑफ टोटल सेल्स, कंपनी के लिए एक वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रताप स्नैक्स के पास 5000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एंड उनका प्रेजेंस 25 लाख रिटेल टच पॉइंट्स पे है। स्मॉलर सिटीज में प्रताप स्नैक्स का काफी डीप पेनिट्रेशन है। ग्रोसरी स्टोर्स और रिटेल स्टोर्स में तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है ही, अब ये सुपरमार्केट्स और क्विक कॉमर्स पे भी अपना प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। बीकाजी की बात करें तो इनके पास 2400 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और 10 लाख से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स में प्रेजेंस है। इनके पास राजस्थान, बिहार और असम में डोमिनेंट मार्केट शेयर है और धीरे धीरे ये अपना प्रेजेंस दिल्ली, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब और यूपी में भी बढ़ा रहे हैं। गोपाल स्नैक्स कंपैरिजन में अभी थोड़ा छोटा है विद ओनली 667 डिस्ट्रीब्यूटर्स, बट वो गुजरात मार्केट में बहुत डीप पेनिट्रेट कर चुका है। और अगर आप रेवेन्यू पर डिस्ट्रीब्यूटर देखोगे तो बालाजी वेफर्स का रेवेन्यू पर डिस्ट्रीब्यूटर इज 6.8 करोड़। ये एक काफी हाई नंबर है। इन कंपैरिजन बीकाजी का रेवेन्यू पर डिस्ट्रीब्यूटर अराउंड 96 लाख है और प्रताप स्नैक्स का तो सिर्फ 31 लाख है। स्नैक्स के वैल्यू चेन में मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए यूजुअली 3 और प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर। इन सब के कमीशंस एंड मार्जिन्स अकाउंट फॉर करने के बाद इवेंचुअली स्नैक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास कुछ 7 to 8% पैट मार्जिन बचता है। लेकिन इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को, रिटेलर्स को अच्छे मार्जिन्स देना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, कोई भी प्रोडक्ट के सेल्स को बूस्ट करने के लिए 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कस्टमर पुल एंड डिस्ट्रीब्यूटर पुश। कस्टमर पुल इफेक्टिव ब्रांडिंग और मार्केटिंग से आता है। टीवी एड्स, सोशल मीडिया एड्स, सिलेब कोलैबोरेशंस, गुड क्वालिटी पैकेजिंग, ये सब कस्टमर पुल क्रिएट करता है। और डिस्ट्रीब्यूटर पुश डिस्ट्रीब्यूटर के लॉयल्टी से आती है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स को अच्छे मार्जिन्स मिलेंगे तो वो कस्टमर को आपका प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए पुश करेंगे। अगर रिलायंस के डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल की बात करें तो रिलायंस रिटेल के पास 18,000 से भी ज्यादा रिटेल स्टोर्स हैं। ये पैन इंडिया 30 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स को सर्व करते हैं।
ऑल रिलायंस हैज टू डू इज जस्ट लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट एंड वो इतने सारे स्टोर्स में तुरंत एक्सेसिबल हो जाएगा। सोचो, जहां बाकी ब्रांड्स एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूटर से पार्टनर कर रहे हैं, वहीं रिलायंस के पास इतना स्ट्रॉन्ग खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और शायद यही रिलायंस का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकता है। एंड अभी स्नैक सेक्टर में बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ लॉयल्टी बढ़ाने के लिए, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए रिलायंस इनको हायर मार्जिन ऑफर कर रहा है। एक इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल के हिसाब से रिलायंस सुपर स्टॉकिस्ट को 6.5% मार्जिन देगा। सेक्टर का एवरेज अराउंड 3 to 5% है। इवन डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिलायंस 8% मार्जिन ऑफर कर रहा है, जहां दूसरे ब्रांड 6 to 6.5% देते हैं। एंड रिटेलर्स को तो रिलायंस 20% तक का मार्जिन दे रहा है, जहां सेक्टर का एवरेज अराउंड 8 to 15% है। हायर मार्जिन से डिस्ट्रीब्यूटर्स रिलायंस के ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिवाइज होंगे और रिलायंस के प्रोडक्ट्स को पुश करेंगे। एंड मुझे लगता है कि रिलायंस छोटे पैकेट्स भी निकाल सकता है इफ दे डिसाइड टू टारगेट टियर 2 कस्टमर्स। एंड ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि स्नैक सेक्टर में 5 रुपीज वाले पैकेट्स आज भी सबसे ज्यादा चलते हैं। गोपाल स्नैक्स के टोटल रेवेन्यू का तो 69% 5 रुपीज वाले SKU से आता है। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि 5 रुपीज एक इजी टू सेल प्राइस पॉइंट है। एज पर देयर एनुअल रिपोर्ट, ये मल्टीपल कस्टमर सेगमेंट्स के लिए भी एक अफोर्डेबल और कन्वीनियंट ऑप्शन है। प्लस अर्बन सेंटर्स में जो हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स भी हैं, उनके लिए भी 5 रुपीज वाला पैकेट पोर्शन कंट्रोल में हेल्प करता है। तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट प्रेफरेंस है टू चूज द 5 रुपीज पैकेट। बट रिलायंस जैसा प्लेयर तो कुछ भी लॉन्च कर सकता है ना, वो स्पेसिफिकली स्नैक सेक्टर में क्यों एंटर कर रहा है? देखो, रिलायंस ऐसे तो बहुत सारी न्यू चीजें ट्राई कर रहा है, बट स्नैक्स में एंटर करने के लिए लॉजिकली मुझे 2 रीजन समझ आते हैं। एक तो सेक्टर का हाई ग्रोथ रेट, ऊपर से सेक्टर का हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों रीजंस को अच्छे से समझते हैं। रीजन नंबर 1, स्नैक सेक्टर इज ग्रोइंग। जैसा मैंने पहले बताया, फ्रॉस्ट एंड सुलिवन के रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में इंडिया का स्नैक सेक्टर अराउंड 80,000 करोड़ का था और ये 11% CAGR से ग्रो कर रहा है। तो 2027 तक ये 1.21 लाख करोड़ का सेक्टर हो जाएगा। एंड इस सेक्टर के इतने फास्ट ग्रोथ के 3 मेजर रीजन समझ आते हैं। रीजन नंबर 1, हमारा मिडिल क्लास पॉपुलेशन बढ़ रहा है और साथ ही साथ इस सेगमेंट की डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ रही है। एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, 2030 तक लगभग 80% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी इन द मिडिल इनकम सेगमेंट। रीजन नंबर 2, वर्कफोर्स में विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। इसकी वजह से उनका टाइम स्पेंट इन कुकिंग एंड अदर हाउस होल्ड चोर्स कम हो रहा है। सो नेचुरली हाउस होल्ड स्नैक्स बाहर से खरीदने लगे हैं। एंड रीजन नंबर 3, हमारा पॉपुलेशन काफी यंग है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। हमारा मीडियन एज ही कुछ 28 to 29 ईयर्स के आसपास है। बढ़ते अर्बनाइजेशन और रोज के भागदौड़ की वजह से ये पॉपुलेशन पैकेज फूड्स या रेडी टू ईट फूड्स प्रेफर कर रहा है। ये सब फैक्टर स्नैक सेगमेंट को काफी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। प्लस जैसा मैंने कहा, ROC इन द स्नैक सेक्टर इज ग्रेट। ऑलमोस्ट सारे स्नैक्स कंपनीज का ROC 25% के ऊपर है। हल्दीराम का ROC तो 32.5% है। इसका मतलब अगर हल्दीराम 100 रुपीज अपने बिजनेस में लगाता है तो वो उस पर 32.5 रुपीज पर एनम कमाता है। गोपाल स्नैक्स का ROC 31% है। बालाजी वेफर्स का ROC 28.3% है और बीकाजी फूड्स का ROC 26.7% है। और ये सारे कंपनीज ही मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए compete कर रहे हैं। चलिए क्विकली कुछ कंपनीज के स्ट्रैटेजीज को समझते हैं ताकि समझ आए कि रिलायंस की इस सेगमेंट में कैसे ग्रो करने की स्ट्रैटेजी हो सकती है। मार्केट लीडर हल्दीराम की बात करें तो वो सिर्फ इंडिया की नहीं बट इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक्सपैंड कर रहा है। कंपनी अभी 3 मॉडल्स पे ऑपरेट करती है, कियोस्क्स, QSRs एंड कैजुअल डाइनिंग। उनके पास 1000 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अक्रॉस 70 लाख ग्लोबल आउटलेट्स। बीकाजी फूड्स भी ग्लोबल एक्सपेंशन पे फोकस कर रहा है। 2019 में कंपनी ने अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तब से ही उनका टैगलाइन अमित जी लव्स बीकाजी मानो हर घर में फेमस हो गया है। बालाजी वेफर्स, प्रताप स्नैक्स और गोपाल स्नैक्स की बात करें तो ये सारे ब्रांड्स रीजनल स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं एंड ये सारे कंपनीज ही मोस्टली इंडिया के वेस्टर्न मार्केट पे फोकस कर रहे हैं। ये पहले एक स्टेट में डीप पेनिट्रेट कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे बाकी स्टेट्स में एक्सपैंड कर रहे हैं। रीजनल सेगमेंट्स को कैप्चर करने के लिए कंपनीज कस्टमाइज्ड फ्लेवर्स भी लॉन्च कर रही है। फॉर एग्जांपल, बालाजी वेफर्स ने राजस्थान के लिए स्पाइसी स्नैक्स निकाला है, गुजरात के लिए गाठिया लॉन्च किया है और महाराष्ट्र के लिए चाट चस्का का फ्लेवर लॉन्च किया है। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में बालाजी वेफर्स हैज 65% मार्केट शेयर। प्रताप स्नैक्स भी कुछ इंटरेस्टिंग वे में ग्रो कर रहा है, बच्चों को टारगेट करके। उन्होंने पोगो एंड निकलोडियन के साथ पार्टनर किया है और तो और वो अपने चिप्स के पैकेट्स में टॉयज भी देते हैं जिससे बच्चे उनके चिप्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इंटरेस्टिंगली, प्रताप स्नैक्स इंडिया में टॉय का लार्जेस्ट कंज्यूमर बन गया है।
यस, इंडिया में सबसे ज्यादा टॉयज प्रताप स्नैक्स लेता है। हमने ना सारे कंपनीज जो भी हमें मिले उनके एक्सपेंशन और मार्केटिंग स्ट्रेटजी को एक टेबल में समराइज किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से एनालाइज कर लो। इनको पढ़ के आपको समझ आएगा कि डिफरेंट ब्रांड्स क्या डिफरेंट अप्रोच ले रहे हैं। चलिए अब चलते हैं लास्ट सेगमेंट पे। स्नैक सेक्टर के कुछ फ्यूचर ट्रेंड्स एक्सप्लोर करते हैं। सबसे बड़ा ट्रेंड है हेल्दी स्नैकिंग का। थैंक्स टू रेवान जैसे इन्फ्लुएंसर्स, हम इंडियंस को रियलाइज हो रहा है कि हम स्नैक्स के नाम पे कचरा खा रहे हैं। कोविड के बाद लोग वैसे भी थोड़े ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। शायद इसीलिए अब कंज्यूमर्स फ्राइड स्नैक्स छोड़ के हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स के पास जा रहे हैं। बेक्ड, रोस्टेड, हाई प्रोटीन, ग्लूटेन फ्री और लो कैलोरी जैसे ऑप्शंस प्रेफर कर रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया का हेल्दी स्नैक्स मार्केट 2023 में 31,500 करोड़ का था और 2030 तक 52,000 करोड़ का हो सकता है ये मार्केट। रिलायंस ने भी इस सेक्टर में D2C ब्रांड टैक्सी फूड्स को अक्वायर किया है फॉर 28 करोड़। ये ब्रांड पॉप्ड पोटैटो चिप्स, गुरमे डिप्स और कुकीज बनाता है। इसी ट्रेंड पे कैपिटलाइज करने के लिए बीकाजी और प्रताप स्नैक्स भी हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स लॉन्च कर रहे हैं। 2Yum, स्नैकेबल और बियॉन्ड स्नैक्स जैसे ब्रांड्स भी सेगमेंट में अच्छा कर रहे हैं। 2Yum की बात करें तो वो सैचुरेटेड फैट कंटेंट कम करने के लिए पाम ऑयल की जगह राइस ब्रान ऑयल यूज कर रहे हैं। मिलेनियल्स और जेनजी को टारगेट करने के लिए कंपनी ने विराट कोहली के साथ भी कोलैब किया है। इनफैक्ट अब तो मखाना जैसे सुपर फूड्स का मार्केट भी बढ़ रहा है। मखाना का मार्केट भी अराउंड 850 करोड़ का हो चुका है और ये खुद में ही एक पूरी अलग कैटेगरी इमर्ज कर रही है। इंटरनेशनली भी लोग मखाना को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जर्मनी में वाटर लिली पॉप्स के नाम से बिक रहा है एंड यूएस में ये फॉक्स नट्स के नाम से बिक रहा है। और पता है, इन हेल्दी स्नैक्स के लिए कंज्यूमर्स अब ज्यादा पे करने के लिए भी रेडी हैं। प्रीमियमाइजेशन का भी ट्रेंड दिख रहा है। कंज्यूमर्स अब गुरमे स्नैक्स पे स्पेंड कर रहे हैं। बट मेरी ना एक पर्सनल रिक्वेस्ट है ब्रांड से, प्रीमियम स्नैक्स के नाम पे प्लीज सिर्फ प्रीमियम पैकेजिंग, प्रीमियम सेलेब प्रमोशन, प्रीमियम माउथफील मत दो। आप हमें प्रीमियम प्राइस लेकर प्रीमियम क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स एंड अच्छे तेल में बने हुए स्नैक्स दो, अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज किए हुए स्नैक्स दो। आप फार्मर्स को भी अच्छा पैसा दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई पर्सनली फील कि लॉन्ग टर्म में लोगों का पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्नैक्स कम हो एंड लोग हेल्दियर अच्छे स्नैक्स के ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाएं। चाहे वो थोड़े कॉस्टलियर ऑल्टरनेटिव्स ही हों, बट हम कम कंज्यूम करें और अच्छा कंज्यूम करें। हेल्दी ईटिंग और प्रीमियमाइजेशन के साथ एक और ट्रेंड दिख रहा है, सस्टेनेबिलिटी का ट्रेंड। कंज्यूमर्स अब इन्वायरमेंट कॉन्शियस हो रहे हैं एंड राइटली सो। इको फ्रेंडली पैकेजिंग ट्रेंड में आ रहा है, तो ब्रांड्स भी धीरे धीरे सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे शायद उनका पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट बढ़ सकता है, जो उनके नियर टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है, बट इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट पे देखने मिलेगा, प्लस पैकेजिंग सेक्टर पे भी देखने मिलेगा। देखो, कस्टमर के चेंजिंग ट्रेंड्स, प्रेफरेंसेस तो हमने समझ लिए। एनुअल रिपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालाइज करके एक और बिजनेस रिलेटेड ट्रेंड भी दिख रहा है। स्नैक्स कंपनीज थोड़ा एसेट हैवी मॉडल से एसेट लाइट मॉडल पे शिफ्ट होने का ट्राई कर रहे हैं। करंटली बीकाजी, प्रताप स्नैक्स और गोपाल स्नैक्स जैसे कंपनीज का 40 to 50% ऑफ टोटल एसेट्स इज फिक्स्ड एसेट्स। खुद के प्लांट सेटअप करना शायद कंपनी के स्टार्टिंग फेज में इंपॉर्टेंट होता है, बट अब जब प्रोडक्ट स्ट्रीमलाइंड है, सप्लाई चेन सेट है, ब्रांड एस्टैब्लिश हो गया है एंड डिमांड तेजी से बढ़ रहा है, तो इट मेक सेंस टू आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि खुद की फैक्ट्री लगाने में काफी टाइम निकल जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। हाल ही में बीकाजी ने 4 फैक्ट्रीज को काम आउटसोर्स किया है। प्रताप स्नैक्स ने 7 फैक्ट्रीज को काम दिया है। गोपाल स्नैक्स अभी सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खुद ओन करता है, लेकिन शायद ये भी एट स्केल थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग अडॉप्ट कर लेगा। एंड अब शायद कंपनीज ये भी रियलाइज कर रही है कि इस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग से बड़ा मोड डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांडिंग का है। रिलायंस भी शायद इसी अप्रोच से आगे बढ़े। रिलायंस कंज्यूमर्स की टीम ने डेफिनेटली स्पेस को और डीपली एनालाइज किया होगा। उनके पास तो ऑलरेडी रिलायंस रिटेल का इतना सारा डेटा होगा, किस एरिया में कौन से कस्टमर्स कौन सा ब्रांड प्रेफर कर रहे हैं, कौन से फ्लेवर्स चल रहे हैं, प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। रिलायंस रिटेल इज अ डेटा गोल्ड माइन, उनके पास ये सारा डेटा अवेलेबल है। अगर वो स्नैक स्पेस में टेस्ट क्रैक कर ले तो नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप देम फ्रॉम बिकमिंग अ ह्यूज ब्रांड। दोस्तों, हमारी रिसर्चर प्रतिभा जैन ने इस वीडियो में काफी डेटा बैक्ड एनालिसिस करने की कोशिश की है, ट्राई किया है कि आपको ये सेक्टर अच्छे से समझ आए, प्लस रिलायंस इस सेक्टर में कैसा अप्रोच रख सकता है उसका भी एक आइडिया लग जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताना। एंड आपको क्या लगता है, क्या रिलायंस इस सेक्टर में डोमिनेट कर पाएगा एंड उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, कमेंट्स में आप जरूर बताना। आई होप ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इससे कुछ सीखने मिला आपको तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड आपके और कुछ भी इनसाइट्स हो तो
तो वो भी आप शेयर कर देना। और हम कौन से दूसरे सेक्टर्स करें ये हमें कमेंट्स में जरूर बताना। मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।